हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर टॉपिक है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशंस आप किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता हो हर एक कंसंट्रेशन पर, हर एक टेम्परेचर पर, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ज़्यादा हो, टेम्परेचर आप वेरी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच सॉल्यूशन विल ऑलवेज ओबे रॉल्स लॉ। ऑलवेज ओबे रॉल्स लॉ मीन्स कि अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट या जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उनके प्योर वेपर प्रेशर के और सॉल्यूशन के अंदर जो उनका मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। PA इज इक्वल्स टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, PB इज इक्वल टू P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। तो अगर आपका सॉल्यूशन रॉल्स लॉ या सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे करते हों किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ना बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस के हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बेंजीन, टॉलीन लिखा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे जो प्री मोस्ट कंडीशन बच्चों होती है किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल बनाने के लिए, यानी कि आप कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो उनका मॉलिक्यूलर साइज़ और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो ऐसे कंपोनेंट्स ऐड होने पर आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे बेंजीन और टॉलीन है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है और मॉलिक्यूलर साइज़ है ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सेम है बट सिमिलर है। तो अगर कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर साइज़ सिमिलर है तो ऐसे कंपोनेंट्स को ऐड करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अगर यही चीज़ हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल बनने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल होता है, तो यहाँ पर इस बात को समझा जाए। देखिए, A सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट किया है। अब आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने कह दिया FAA। जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया FBB। और दोनों को मिलाकर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर जो नया फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया FAB से। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, second in between the molecules of solute, and third in between the molecule of solvent and solute। तो अगर इन सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो या नियर अबाउट सेम हो तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है। तो यहाँ पर A और A के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, B और B के मॉलिक्यूल्स के बीच का, और AB यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सिमिलर है, मिलता जुलता है, इक्वल है, तो आप कहेंगे कि आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा। तो बेंजीन और टॉलीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन और टॉलीन के मॉलिक्यूल के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि बेंजीन और बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टॉलीन के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बेंजीन और टॉलीन को जब हम मिला देंगे तो बेंजीन और टॉलीन के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड।
तो अगर ऐसा होता है तो सोल्यूशन आपका आइडियल बनता है। ओके, नाउ अगली बात आती है बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग आपके साथ यहाँ पर बात करते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस? नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे ओबे द रॉल्स लॉ। यस, अभी ऊपर बताया कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। कुछ भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, दे विल ओबे रॉल्स लॉ। सेकेंड, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो? देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो ऐड करने पर ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना एनर्जी एब्जॉर्व होगी। नाइदर द एनर्जी प्रोड्यूस नॉर द एब्जॉर्व when the component of ideal solutions are mixed together। अगर हम बेंजीन और टॉलिन को ऐड करेंगे ना एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना एब्जॉर्व होगी। सिमिलर सिचुएशन ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन में रहेगी और वही सिचुएशन एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में रहेगी। तो अगर कंपोनेंट्स को ऐड करने पर किसी भी तरह का एनर्जी का प्रोडक्शन या एनर्जी का कंजम्पशन ना होता हो तो हम कहते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है। अब देखिए एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या एनर्जी एब्जॉर्व हुई है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान सी बात है। अगर दो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है अगर वो गर्म बनता है, यानी कि टेम्परेचर सोल्यूशन का अगर ज़्यादा होता है कंपोनेंट से, तो इट मीन्स दैट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और उस एनर्जी की वजह से ही सोल्यूशन आपका गर्म हो गया है। और अगर कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है अगर वो ठंडा होता है, इट मीन्स दैट कि एनर्जी एब्जॉर्व हुई है, कंपोनेंट को मिलाने के बाद एनर्जी एब्जॉर्व हुई है और जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन ठंडा हो गया है। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना तो सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, यानी कि कंपोनेंट्स को मिलाने से पहले और कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इट मीन्स दैट एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हुई है ना एब्जॉर्व हुई है और हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होगा। ओके, नाउ डेल वी मिक्सिंग ज़ीरो। डेल वी मिक्सिंग ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। क्या मतलब? समझिए, सपोज मान लिया कि वी ऐड 180 ml ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की बात कर रहे हैं। वी ऐड 180 ml ऑफ बेंजीन इन 50 ml ऑफ टॉलिन। तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कितने ml का बनेगा? इट विल बी ऑफ 180 + 30, यानी कि ये बनेगा आपका सोल्यूशन 230 ml का। द सोल्यूशन वॉल्यूम विल बी 230 ml। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई अगर बेंजीन 180 ml और टॉलिन 50 ml मिलाएंगे तो सोल्यूशन 230 ml तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऐसा ही होता है आइडियल सोल्यूशन के अंदर। अभी आगे हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बार आप ऐसा पाएंगे कि 180 और 50 ml मिलाकर 230 नहीं बन रहा है, सोल्यूशन का वॉल्यूम 230 नहीं बन रहा है, 230 से थोड़ा ज़्यादा या 230 से थोड़ा कम बनेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में, लेकिन ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में होता है। आइडियल सोल्यूशन के केस में हमेशा जो सोल्यूशन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं हर एक टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना एनर्जी एब्जॉर्व होती है जब आइडियल सोल्यूशन बनाया जाता है कंपोनेंट्स को ऐड करके। और वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा आइडियल सोल्यूशन के कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब अगली बात आती है बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आप किन्हें कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करते हों ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था
उसके बराबर नहीं आएगा। भाई रॉल्स क्या कहते हैं कि ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होना चाहिए वो P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने PA या PB निकाला, PA और PB निकाला, तो हमने पाया कि PA और PB की वैल्यू P0A XA और P0B XB के बराबर नहीं आ रही है। प्रैक्टिकली हमने PA और PB को इनके बराबर नहीं पाया। तो अगर PA PB पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B आप जिसे कहते हैं वो P0A XA और P0B XB के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे रॉल्स लॉ ओबे नहीं हुआ, क्योंकि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA P0A XA और PB P0B XB के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा ऐसा कंडीशन आता है तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से दो केसेस और ओरिजिनेट होंगे। पहला केस क्या बनेगा कि भाई बराबर नहीं है, तो या तो आपका जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे A और B यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट के, ये हमारे एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से या तो ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे। तो वी हैव टू केसेस। फर्स्ट केस इन विच द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द components is more than that expected from Raoult's law. PA is greater than P0A XA, PB is greater than P0B XB। या फिर दूसरा केस कि हमारे जो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं वो रॉल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम आते हों। तो दो केसेस यहाँ पर बनेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो केसेस यहाँ पर बनेंगे। अब देखिए, अगर हमारा जो कैलकुलेटेड, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले हैं, वो रॉल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आते हैं, तो हम ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कहते हैं विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, दैट्स वाई पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हमारे जो वेपर प्रेशर्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से, रॉल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम आते हो, तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट विद पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड विद नेगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों को हम बारी बारी से यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ, वी हैव न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पर एग्जाम्पल दो लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को अगर हम मिलाते हैं तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी कि यहाँ पर इथेनॉल और एसीटोन का जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर आपका रॉल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आएगा दोनों का। और सेम चीज़ कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के साथ भी अप्लाई होगी। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ऐसा क्यों हुआ इसी वीडियो में इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो फिलहाल आप एग्जाम्पल याद रखिए, वी हैव नंबर ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको बात की है और आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। नाउ अगर हम इस पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो पहला हो गया डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ। यस, ये रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में ये दोनों क्या थे? आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में ये दोनों आपके ज़ीरो थे। पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। ओके, नाउ फिर यहाँ पर आपको मतलब पता होना चाहिए डेल एच मिक्सिंग का पॉजिटिव का मतलब क्या है। तो वी नो दैट, आप लोगों को भी मालूम होगा कि अगर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स दैट कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्व हुई है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं और कंपोनेंट को ऐड करने पर देयर इज़ अ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के बनने के दौरान कंपोनेंट्स को ऐड करने पर एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, यानी कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा? कैसे हम ये पता लगाएंगे कि एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है? बहुत सिंपल सी बात है कि जो सोल्यूशन बनेगा, कंपोनेंट्स को ऐड करके जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, सोल्यूशन जो होगा वो ठंडा होगा, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्व हुई है और इसका मतलब डेल्टा एच आपका जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। मिक्सिंग इसलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसा होगा, दैट्स वाई मिक्सिंग वी आर यूजिंग हेयर।
तो डेल वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दैट क्या है कि जो सोल्यूशन आएगा, कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके कंपोनेंट के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए हमने ये इथेनॉल 100 ml इथेनॉल ले लिया और 20 ml हमने एसीटोन ले लिया, मिलाकर हमने सोल्यूशन बनाया और हमने सोल्यूशन के वॉल्यूम को मेज़र किया। तो मान लिया हमने पाया कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 120.2 ml आ रहा है, यानी कि इन दोनों के वॉल्यूम के सम से 0.2 ml ज़्यादा आ रहा है। तो हम कहेंगे डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव है और नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में जो सोल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से ज़्यादा आएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए सोल्यूशन आपका ठंडा होगा, कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, सोल्यूशन आपका ठंडा होगा और रॉल्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है, क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्यों आपका वॉल्यूम जो होता है वो कंपोनेंट के वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है ना, रॉल्स लॉ ओबे क्यों नहीं होता है, अगर ये जानना है हमें तो यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करते हो तो क्या होता है, बात को समझिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सोल्यूट, तो सॉल्वेंट के बीच के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? जब आप सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाकर सोल्यूशन बनाते हो तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगा वो वीक डेवलप होगा, और फोर्स मिलाने से पहले सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो मिलाने से पहले स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मिलाने के बाद जब सोल्यूशन बना तो जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में वो वीक था। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब यहाँ से समझिए कि भाई वॉल्यूम क्यों कम, वॉल्यूम आपका जो है, ये तो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वॉल्यूम बढ़ क्यों जाता है, बात को समझिए। भाई देखिए, मिलाने से पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो भाई अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल पास होंगे, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे सोल्यूट हो, दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर, यस दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। इट मीन्स दैट कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो दूर जाएंगे। पहले पास थे मॉलिक्यूल्स, मिलाने से पहले स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मिलाने के बाद मॉलिक्यूल दूर चले गए। भाई दूर चले गए तो दे विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, है कि नहीं बात, दे विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। अगर मॉलिक्यूल दूर चले गए तो दे विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, दैट्स वाई वॉल्यूम गेट इंक्रीज। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, नाउ एनर्जी आपकी क्यों एब्जॉर्ब होती है? ओके, तो देखिए, कभी भी फोर्स को ब्रेक करने के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और कभी भी कोई फोर्स डेवलप होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगा कि जो फोर्स डेवलप हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, या किसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए ये डिपेंड करेगा कि वो फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ बात, तो यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और जो नया फोर्स डेवलप होगा सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो वीक फोर्स है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कम होगी। तो यानी कि यहाँ पर खपत ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। यानी कि मान लिया कि इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मान लिया 100 जूल एनर्जी हमें इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए चाहिए,
और जो नया फोर्स डेवलप हुआ, मान लिया उसमें 80 जूल एनर्जी रिलीज़ हुई, क्योंकि ये फोर्स वीक है तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कम होगी। तो कंजम्पशन 100 का है और प्रोडक्शन 80 का है, तो नेट कंजम्पशन कितने का होगा? 20 का। 100 जूल एनर्जी लगी और 80 प्रोड्यूस हुई, लेकिन तब भी ओवरऑल 20 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों आता है? भाई जितना रॉड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर क्यों आता है? तो समझिए, पहले फोर्सेस क्या थे? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों में स्ट्रॉन्ग थे। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से दे कैनॉट फॉर्म वेपर्स ईजिली। भाई वेपर कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से कब बनाएगा? जब उसके बीच के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हों। लेकिन यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फॉर्म नहीं करेंगे जब ये अकेले होंगे, यानी कि सॉल्वेंट अलग होगा, सोल्यूट अलग होगा। अब आपने इन दोनों को ऐड करके सोल्यूशन बनाया, तो सोल्यूशन के अंदर जो फोर्स है वो वीक है। अब क्या होगा? फोर्स वीक है तो जो इनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी है कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। ए और बी दोनों आसानी से कंपैरेटिवली ज़्यादा वेपर बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ है वो पहले की तुलना में वीक हुआ है, और ये ज़्यादा वेपर बनाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी होगा। तो दैट्स वाई हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है। अगर ये फोर्स जितना पहले था, जितना ए और ए, बी और ए बी के बीच में अगर ये फोर्सेस बराबर होते जैसे कि आइडियल सोल्यूशन में होता है, तो ना जितनी एनर्जी कंज्यूम होती उतनी प्रोड्यूस होती, यानी कि नेट कंजम्पशन आपका या नेट प्रोडक्शन आपका ज़ीरो रहता। जैसे कि आपके आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग हम लोग ज़ीरो बताते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग को हमने पॉजिटिव बताया, क्योंकि एनर्जी आपकी कम लगी, एनर्जी आपकी ज़्यादा लगी और प्रोड्यूस कम हुई। यहाँ पे पहले वेपर कम बन रहे थे और सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाने के बाद जो वेपर बनेंगे ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इसीलिए ये सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये कंडीशंस बेटे आपको हर जगह लगा देनी है कि कहीं पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो कि पहले फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्ग थे, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, और मिलाने के बाद जो सोल्यूशन के अंदर उनके बीच में फोर्सेस डेवलप हुए वो कंपैरेटिवली वीक डेवलप हुए, तो भैया वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है बच्चों, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट बच्चों इसका अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है, समझिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, फिनॉल एनिलीन भी इसका एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं, बट आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स हेयर। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो भाई पॉजिटिव डेविएशन की तरह नेगेटिव डेविएशन वाले भी रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव है। नेगेटिव में नेगेटिव होगी, पॉजिटिव में पॉजिटिव होगी, बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक, मीन्स हम लोग जब ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो सोल्यूशन होगा वो गर्म होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद, और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो आपके सोल्यूशन को गर्म कर देगी। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। डेल एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, यानी कि जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम से थोड़ा सा कम आएगा। ओके, यहाँ पे ज़्यादा आया था, समझिए, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम आएगा। जैसे हमने क्या दिया कि भाई हमने फिनॉल ले लिया, एनिलीन ले लिया, दिस इज़ फिनॉल, दिस इज़ एनिलीन। मान लिया 60 ml फिनॉल ले लिया, 20 ml एनिलीन ले लिया, मिलाकर 80 ml होना चाहिए था। 80 ml तब होता अगर ये दोनों मिलाकर आइडियल सोल्यूशन बनाते, लेकिन ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं और आपका वॉल्यूम जो आ रहा है वो इनके सम के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो समझ जाइए ये नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन है। अब अगेन यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, एनर्जी प्रोड्यूस क्यों हुई, वॉल्यूम कम क्यों हो गया, हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो आपके एक्सपेक्टेड रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम क्यों आएगा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अगेन आपको अगर ये छोटा सा फंडा, छोटा सा कंसेप्ट मालूम है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन वो
कंपोनेंट्स मिलाकर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करेंगे जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उससे वीक होना चाहिए। यानी कि हमारे सॉल्वेंट और हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने से पहले, इन दोनों को मिलाने से पहले वीक था, और जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ सॉल्यूशन के अंदर जो नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ वो कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, आप समझिए कि भाई क्योंकि पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था तो मॉलिक्यूल क्या रहे होंगे? ए और बी के दोनों के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहे होंगे बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने से इनके बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो सॉल्यूशन वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही तो रीज़न है कि पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे और उनके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से ऐसा था, और मिलाने के बाद जो फोर्स बना वो स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, मॉलिक्यूल पास पास आ गए और पास पास आने की वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। गॉट इट? अगली बात, इन फोर्सेस को यहाँ ब्रेक करना है और ये फोर्स सॉल्यूशन में बनना है। ये आपके फोर्सेस ब्रेक होंगे और ये फॉर्म होंगे। क्योंकि ये फोर्सेस वीक हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और जो ये फोर्स डेवलप होगा ये स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे कंजम्पशन कम है क्योंकि फोर्स वीक है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मान लिया 100 जूल एनर्जी चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 100 जूल से ज़्यादा होगी बिकॉज फोर्स स्ट्रॉन्ग है। मान लिया 120 जूल, तो कंजम्पशन है 100 का और प्रोडक्शन है 20 का, तो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और डेल्टा एच मिक्सिंग आपका नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद देखिए, पहले कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में मिलाने से पहले, सॉल्यूशन बनने से पहले कंपोनेंट्स ज़्यादा वेपर्स फॉर्म करेंगे। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे, चाहे आप ए की बात कर लीजिए या बी की बात कर लीजिए। दे विल फॉर्म मोर वेपर्स बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम आर वीक, बट आफ्टर एडिंग देम द फोर्स डेवलप बिटवीन सॉल्वेंट और सोल्यूट इज स्ट्रॉन्ग। तो मिलाने के बाद सॉल्वेंट और सोल्यूट की वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो पहले ये वेपर ज़्यादा फॉर्म करते हैं और सोल्यूशन के अंदर ये वेपर कम फॉर्म करते हैं। तो वेपर कम फॉर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन में हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो कम आता है, एक्सपेक्टेड से कम आता है, क्योंकि जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप हो रहा है। बराबर कब आता? ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट एक्स बी कब आता? जैसे आइडियल सोल्यूशन में होता है। कब आता? जब ये सारे फोर्सेस मिलाने से पहले और मिलाने के बाद ये सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लगभग एक समान होता या इक्वल होता, जैसे कि आइडियल सोल्यूशन में होता है। तो वेपर प्रेशर जितना रॉल्ड्स लॉ एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली भी उतना ही आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। चाहे पॉजिटिव डेविएशन देख लीजिए चाहे नेगेटिव डेविएशन देख लीजिए। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, with their type, with their characteristic properties, with their example, with their cause. तो hope you like it. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो हम लोग रॉल्ड्स लॉ के न्यूमेरिकल्स और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।